नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 114 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। चैप्टर में जो हमें पढ़ाया जाएगा वो पंडित रमाबाई के बारे में पढ़ाया जाएगा, जहां उनका हम प्रारंभिक जीवन जानेंगे और साथ ही साथ समाज के प्रति उनका क्या योगदान था, इसकी भी चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। देखिए, जब हम पंडित रमाबाई की बात करते हैं तो भारतीय राजनीतिक चिंतकों में उनका एक विशेष स्थान है। उसका एक विशेष कारण भी है, क्योंकि पंडित रमाबाई जिस समय अपना योगदान दे रही हैं उस समय का जो समाज है वो स्त्री विरोधी है। जहाँ एक और सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ हैं, तो वहीं महिलाओं को शिक्षा से वंचित भी किया जा रहा है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। उन्हें सिर्फ एक अच्छी पत्नी की भूमिका के रूप में देखा जाता है और एक अच्छी माँ की भूमिका के रूप में देखा जाता है। लेकिन उस टाइम पे पंडित रमाबाई एक शिक्षित महिला बनेंगी, और न सिर्फ शिक्षित महिला बनेंगी बल्कि समाज में अपना योगदान भी देंगी। इसके अलावा पंडित रमाबाई की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। इसके बाद इनका इकलौता जो भाई था वो भी हैजे से मर गया। आगे चलकर इनकी शादी हुई और शादी के 2 साल बाद ही इनके पति की भी मृत्यु हो गई। एक लड़की थी मनोरमा, मनोरमा की भी आगे चलकर मृत्यु हो जाएगी। इनकी एक सहेली थी, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो यानी कि इतनी सारी समस्याओं के साथ भी पंडित रमाबाई विचलित नहीं हुई। उन्होंने समाज कल्याण के प्रति अपना जो रूप था वो जुझारू रूप रखा, समाज के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर दिया। इसलिए आज वो भारतीय राजनीतिक चिंतकों की कड़ी में अपने आप को अमर बना गई हैं, जिसकी वजह से हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो आशा है चीज़ें अब आपको समझने में आसानी होगी कि हम क्यों पंडित रमाबाई को पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 23 अप्रैल 1858 को कर्नाटक राज्य के करकल के पास गंगा मूल के गहरे जंगलों में इनका जन्म होता है। यानी कि जो इनका गांव था वो कर्नाटक राज्य के करकल जिले में था। इनके अगर परिवार की बात की जाए तो इनका परिवार ब्राह्मण परिवार था, और इनके पिता का खास योगदान रहा है इनकी ऊंचाइयों को छूने में। क्योंकि एक और जहाँ पर उस समय के जो ब्राह्मण थे वो स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहे थे, और ऐसे समय में जो इनके पिता थे वो बहुत ही उदार हृदय वाले थे। उन्होंने ना सिर्फ इनको बल्कि अपनी पत्नी को भी संस्कृत पाठ पढ़ाए। यानी कि पंडित रमाबाई के जो पिता थे जिनका नाम है अनंत शास्त्री डोगरे, तो अनंत शास्त्री डोगरे की बात की जाए, इन्होंने अपनी पत्नी को भी संस्कृत पाठ पढ़ाए, जो कि उस समय के हिसाब से एक अपरंपरागत कार्य था। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया, जिसके कारण पंडित रमाबाई पत्नित्व के दायरे से बच गई, मातृत्व के दायरे से बच गई। यानी कि उनके टाइम की जो महिलाएं थीं, जहाँ एक और वो पत्नी की भूमिका अदा कर रही थी, एक माँ की भूमिका अदा कर रही थी, उसमें पंडित रमाबाई के हाथों में किताबें थीं। वो पुराणों के पाठ सीख रही थीं, वो वेदों का मर्म समझ रही थीं, क्योंकि उस समय की शिक्षा धार्मिक शिक्षा थी। वो भाग्यशाली थी कि उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। उस समय महिलाओं पर आरोपित की जाने वाली जो जेंडर भूमिकाएं थीं उससे वो बच निकली। उनके इससे पता चलता है उनके पिता का दिमाग कितना ज़्यादा उदार था। उन्होंने उन्हें संस्कृत भाषा सिखाई, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को सिखाया। 12 वर्ष की आयु में ही भगवत पुराण के 18,000 श्लोक सीख लिए पंडित रमाबाई ने। हालांकि पंडित रमाबाई का मूल नाम देखो रमाबाई था, पंडिता की उन्हें उपाधि दी गई है क्योंकि उन्होंने इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया है। इनके पिता जो कार्य करते थे वो यही कार्य करते थे। उनका काम ये था कि वो पुराणों के छंद पाठ लोगों को पढ़कर सुनाते थे। बड़ी बड़ी जो भागवत कथाएं होती थी उन कथाओं को कहते थे, जिसकी वजह से उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना लगा रहता था। तो भ्रमणशील परिवार था इनका, लेकिन फिर भी गरीबी में इनका जीवन बीता। कई बार तो ना भुखमरी का भी शिकार इन्हें होना पड़ता था। जब अकाल पड़ते थे तो इनके पास खाना नहीं होता था। तो इतनी गरीबी में इनका जीवन यापन बीता, और नियति की मार कुछ इस प्रकार से पड़ी, भाग्य की मार कुछ इस प्रकार से पड़ी कि पंडित रमाबाई के माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद भी गरीबी और तीर्थ यात्रा का जीवन ऐसे ही चलता रहा। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनके माता पिता का कार्य इन दोनों भाई बहनों ने संभाल लिया था। अब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पंडित रमाबाई और उनके भाई जाते थे, और बड़े पैमाने पर जो पुराणों के पाठ थे उन्हें लोगों को पढ़कर सुनाते थे, जहाँ पर भागवत कथाएं होती थी। लेकिन जब इस भ्रमण के दौरान, इस घूमने फिरने के दौरान, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के दौरान इन्होंने भारतीय समाज को पढ़ा, इन्होंने भारतीय समाज को देखा, तो इनका जीवन कष्टों में और भी ज़्यादा हो गया। इन्होंने देखा कि किस प्रकार से भारत में बाल विवाह होते हैं, और उसके बाद जो बाल विधवाएं हो जाती हैं उनकी स्थिति कितनी ज़्यादा शोचनीय हो जाती हैं। या तो उन्हें चिता पर जलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, या फिर उन्हें उनके घर में ही रखकर बाकी सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। जब उन्होंने ऐसी क्रूर प्रथाएं देखी तो पंडित रमाबाई के मन में एक अलग से भाव पैदा हो गए। उन्होंने हिंदू धर्म की क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया। इतनी सारी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी रमाबाई ने
कर्म कांडों के पवित्र ग्रंथों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा इस धर्म का कोई औचित्य नहीं अगर ये धर्म सभी लोगों को समान रूप नहीं दे सकता। उनके भाई की बात की जाए तो उनके भाई का नाम था श्रीनिवास। एक दिन की बात है जब श्रीनिवास और रमाबाई भ्रमण करते हुए कलकत्ता पहुंचते हैं। और कलकत्ता की अगर बात की जाए, यदि आपने पिछले चैप्टर का ऑडियो लेक्चर सुना है तो आपको जरूर पता होगा कि उस समय का जो कलकत्ता था वो भारतीय पुनर्जागरण का हब बन चुका था, क्योंकि वहाँ पर प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज जैसी जो संस्थाएं थीं, ये संस्थाएं महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही थीं। हम सभी को पता है कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया था, जिसका प्रमुख कार्य यही था कि बाल विवाह को रोका जाए और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी जाए। तो ऐसे में जो यहाँ के ब्रह्म समाज के लोग थे उनके संपर्क में आती हैं और उसके तत्पश्चात इन्हें पंडिता की उपाधि भी मिलती है, सरस्वती की उपाधि भी मिलती है। इसके बाद ये अपना साहित्य में योगदान देंगी और महिलाओं की दुर्दशा पर अपना गहरा शोक व्यक्त करेंगी और किताबों को लिखना शुरू कर देंगी। देखिए, लिखना एक बहुत बड़ी बात होती है कि ये कलम जब लिखती है ना समाज की दुर्दशा के बारे में, तो आने वाली पीढ़ियाँ ना हमेशा याद रखती हैं कि वो समाज कैसा था। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी कलम जरूर चलाइए। कलम एक अभिव्यक्ति की एक ऐसी सुंदरता है जिसके परिणामस्वरूप आप बड़ी से बड़ी सत्ता तक हटा सकते हैं। दिव्य भाषा का एक विलाप नामक उन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसका वर्णन 1881 में बर्लिन में हुए एक सम्मेलन में किया गया। उनके बौद्धिक क्षितिज की अगर बात की जाए तो ऐसी ही बुद्धि का विकास उनका नहीं हुआ, इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी। महिलाओं की मुक्ति के विषय में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर व्याख्यान दिए, बहुत सारे भाषण दिए। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों से संदर्भ लिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथों की ना जो व्याख्याएं हैं वो गलत तरीके से की गई हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा कि महिलाओं को अपमानित किया जाए। इसी बीच 1880 में हैजा फैलता है और हैजे फैलने की वजह से उनके भाई की मृत्यु हो जाती है। उनके भाई की मृत्यु का उन्हें गहरा शोक लगता है और वो बेसुध से हो जाती हैं। उन्होंने अपने पैतृक धर्म में पूरी तरीके से विश्वास खो दिया, हिंदू धर्म से उन्होंने पूरी तरीके से विश्वास खो दिया। इसी दौरान ना वो अपना विवाह करेंगी एक निम्न जाति के पुरुष से, एक शूद्र जाति के पुरुष से, जहाँ खुद तो वो ब्राह्मण होंगी लेकिन शूद्र जाति के पुरुष से वो शादी करेंगी, जो कि इस चीज़ का प्रतीक है कि उन्होंने सामाजिक बंधनों को नहीं माना। उन्होंने समाज में जो उस समय के रीति रिवाज थे, जो प्रचलित रीति रिवाज थे, उन्हें भी मानने से इनकार कर दिया। हालांकि आगे चलकर इनके पति से इनका थोड़ा सा विरोध होगा, क्योंकि इनकी ना कहीं जो छवि है वो क्रिश्चियनिटी की ओर झुकती चली जाएगी। ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने चली जाएंगी और आगे चलकर ईसाई धर्म को भी अपना लेंगी। लेकिन ये सब चीज़ें एक और चलती रहेंगी। शादी के 2 साल बाद इनके पति की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद ये और भी ज़्यादा बुरी तरीके से टूट जाएंगी, क्योंकि इतनी सारी मृत्यु, पहले माता पिता, फिर भाई और अब पति की मृत्यु ने इन्हें पूरी तरीके से झकझोर दिया। लेकिन फिर भी पंडिता रमाबाई ना यहाँ पर रुकी नहीं, वो और आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ती गई। पति के साथ जो इनका योगदान था वो इतना था कि उन्होंने अपने पति के साथ बाल विधवाओं के लिए एक अलग से आवासीय विद्यालय शुरू करने की कल्पना की थी। लेकिन इनके जो पति थे उनकी मृत्यु की वजह से इनका ये सपना साकार नहीं हुआ। इनकी गोद में एक 6 महीने की बच्ची थी, उसका नाम था मनोरमा, जिसकी देखभाल के लिए अकेली रह गई थी। लेकिन रमाबाई रुकी नहीं। मुश्किल समय में अगर वो हिल जाती तो शायद आज हमारी किताबों में वो दर्ज नहीं होती। लेकिन उन्होंने अपनी समाज सुधार के प्रति जो योगदान रखा, उस योगदान की वजह से आज वो भारतीय राजनीतिक चिंतकों की कड़ी में अपना एक विशेष भूमिका रखती हैं। आगे चलकर वो कुछ बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आएंगी, जैसे न्यायमूर्ति रानाडे, जो कि उस समय के बहुत बड़ा नाम था। इसके साथ साथ उनकी पत्नी, उनके साथ भी इनके संबंध बहुत अच्छे होंगे। महिलाओं की मुक्ति के लिए 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना करेंगी और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने की मांग करेंगी। बाल विवाह जैसी कुरीतियों को ख़त्म करने की ये बात करेंगी। हालांकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, इसके लिए सिर्फ आवाज़ उठाई जा सकती थी, लेकिन ये काम बहुत बड़ा था। आगे चलकर इनका जो आर्य महिला समाज है, इसकी अन्य शहरों में भी शाखाएँ खुलेंगी, जैसे कि अहमदनगर, शोलापुर, ठाणे, मुंबई, पंढरपुर, बाशी, ये सभी जगहें जहाँ पर आर्य महिला समाज की स्थापना होगी। लेकिन जब आर्य महिला समाज अपना कार्य कर रहा होगा तो उसी दौरान रूढ़िवादी ब्राह्मणों का इन्हें विरोध झेलने को मिलेगा, क्योंकि रूढ़िवादी ब्राह्मणों का ये कहना था कि समाज सुधार महिलाओं का काम नहीं है, समाज सुधार पुरुषों का काम है। ऐसे में समाज सुधार पुरुष करेंगे, महिलाएं क्यों करेंगी, जिसकी वजह से इन्हें वहाँ से भगा दिया जाएगा। लेकिन आगे चलकर 1882 में मराठी भाषा में स्त्री धर्म नीति लिखेंगी, जो कि नारीवादी विचारों के प्रवचन में उनका पहला योगदान होगा। रमाबाई ने उच्च जाति की हिंदू विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1882 के हंटर आयोग से महिलाओं को शिक्षक और स्कूल में निरीक्षक बनने के लिए प्रस्ताव रखा। यानी कि उन्होंने एक पत्र लिखा हंटर आयोग को, जो कि उस समय ब्रिटिश आयोग था एक ये। इसके लिए इन्होंने ये कहा कि महिलाओं को उच्च शिक्षा भी दी जाए, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भी बाहर भेजा जाए, क्योंकि महिलाओं का आगे बढ़ना इसका मतलब ये है कि आधे समाज का आगे बढ़ना।
उन्होंने आयोग से ये भी कहा कि महिलाओं को डॉक्टर और चिकित्सक बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और बाहर भी पढ़ने के लिए भेजा जाए। इन्हीं के कार्यों के परिणाम स्वरूप डफरिन योजना शुरू की गई। डफरिन योजना के तहत ब्रिटिश महिलाओं द्वारा और ब्रिटिशर्स द्वारा महिला डॉक्टरों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं करवाई गई। बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं को बाहर डॉक्टरी के लिए भेजा गया। हालांकि इस काल में ब्राह्मण जो थे वो लाभार्थी थे, लेकिन फिर भी सोशल अवेयरनेस का काम भी इन्हीं का था। तो हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक और जो समाज का एक चेहरा है वो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन फिर भी पंडिता रमाबाई विचलित नहीं होती हैं और वो अपना कार्य करती चली जाती हैं। भारत से उनका मोहभंग हो जाएगा और हिंदू धर्म से भी उनका मोहभंग हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आगे चलकर इंग्लैंड चली जाएंगी और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी जाएंगी। उसके बाद ये क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करेंगी, लेकिन ना क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे ना वाद विवाद रहेंगे इनके, क्योंकि ये देखेंगे कि क्रिश्चियन धर्म भी बहुत सीमित है। इसमें जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता की बात की गई ना, इतनी स्वतंत्रता इसमें भी नहीं है। इसमें बहुत सारे अंधविश्वास हैं। इसमें भी पहले ना मीठा मीठा बोल के लोगों को धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है और फिर उसके बाद पता क्या किया जाता है, उसके बाद उनके ऊपर भी वही चीज़ें थोप दी जाती हैं। वही चमत्कारिक शक्तियों की जो अंधविश्वास है वो इसमें भी थोप दिया जाता है, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी से भी इनका मोहभंग हो जाएगा, जिसकी चर्चा आगे चैप्टर में की भी गई है। तो देखिए, भारत में विधवा महिलाओं को मुक्ति दिलाने के उनके प्रयासों के लिए रमाबाई को रूढ़िवादी हिंदुओं से नाराजगी मिली। इसी की वजह से उन्होंने भारत छोड़ दिया और 1883 में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चली गई। उन्होंने वहाँ पर जाकर सिस्टर्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ सेंट मैरी द वर्जन नाम की जो कम्युनिटी थी, इस कम्युनिटी के साथ संपर्क स्थापित किया, जो कि एक ईसाई मिशनरी थी। इसके बदले में इन्होंने वहाँ की महिलाओं को मराठी सिखाई। वहाँ पर इन्हें रहने के लिए घर मिला। देखिए, जो क्रिश्चियनिटी, ये जो मिशनरियाँ होती हैं, ये मिशनरियाँ बड़े पैमाने पर सोशल वर्क करती हैं। हालांकि सोशल वर्क के पीछे इनका उद्देश्य ये होता है ताकि अपने धर्म को बढ़ावा दे सकें, अपने धर्म को फैला सकें। तो ऐसी एक मशीनरी थी, ऐसी एक ईसाई मिशनरी थी, जिसके माध्यम से रमाबाई वहाँ पर जुड़ गई और वहाँ पर इनको जो काम मिला वो ये मिला कि वहाँ की औरतों को ये मराठी भाषा सिखाएं। आगे चलकर इन्होंने मराठी भाषा में वॉइस टू इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड का प्रवास भी लिखा है, जो कि पहला यात्रा वृत्तांत है। इंग्लैंड पहुंचने के बाद तुरंत रमाबाई ने क्या करा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे सर बार्टल फ्रेयर, उनसे भी मुलाकात करी। उन्होंने मराठी में लिखी अपनी किताब द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन को प्रकाशित करने के लिए उनसे मदद की गुहार लगाई। यानी उनकी एक किताब थी द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन। ये चाहते थे ये किताब प्रकाशित हो, इसमें जो समस्याएं हैं उस पर भी ब्रिटिश सरकार ध्यान दे और उन समस्याओं से ख़त्म करने के लिए कुछ नियम कानूनों को लागू करें। इस पुस्तक में बाल विवाह, वैवाहिक उत्पीड़न, पति द्वारा परित्याग और विधवापन के मुद्दे को उठाया गया था। बहरहाल रमाबाई के लिए नियति कुछ अन्य योजनाएं बना रही थी। उनकी जो सुनने की क्षमता थी वो बहुत कम थी, यानी कि कानों से वो कमज़ोर थी। ये वजह जब उन्हें पता चली तो उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करने का मन हटा दिया। उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उनकी एकमात्र महिला साथी थी जिसका नाम था आनंदीबाई भगत। उसने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह से इनका उत्साह और कम हो गया था। इसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ दी थी। थोड़े दिनों के लिए डिप्रेशन में चली गई थी। आगे चलकर पंडिता रमाबाई और इनकी बेटी जो मनोरमा हैं, दोनों ने आगे चलकर वॉटेज में एंग्लिन चर्च को ज्वाइन किया और वहाँ पर जाकर ये मेधावी छात्र के रूप में आगे बढ़ी। तो इससे पता चलता है कि पंडिता रमाबाई के जीवन में इतनी सारी समस्याएं, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। हिंदू धर्म की महिलाओं में किस प्रकार से निम्न स्थिति है, उच्च जाति की महिलाओं को भी किस प्रकार से शोषित किया जाता है, इस सब के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से देखा था। उन्होंने ये देखा था कि प्रेम और क्षमा, पद दलित जनों की सेवा, देखभाल, ईसाई पहलुओं ने इस धर्म की ओर उन्हें आकर्षित किया। यानी कि उन्होंने देखा कि ईसाई धर्म किस चीज़ पर आश्रित है। उन्होंने देखा ईसाई धर्म तो प्रेम पर आश्रित है, क्षमा पर आश्रित है, हर जनता की सेवा करने पर आश्रित है। शुरुआत में इनको ऐसा ही लगा। इसी वजह से इन्होंने क्या करा, ईसाई धर्म अपना लिया। उन्हें लगता था हिंदू धर्म में कड़ी सजा सुनाई जाती है, जबकि ईसाई धर्म तो क्षमा पर चलता है, ईसाई धर्म तो प्रेम पर चलता है। लेकिन रियलिटी ना इससे कुछ अलग थी। जब इन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तन हुआ इनका, तो भारत में इनके बहुत ज़्यादा अपमान हुआ। भारत में इन्हें बहुत सारे क्रोध का सामना करना पड़ा। लेकिन ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले जो उस समय थे, उन्होंने बस यही दो व्यक्ति थे जिन्होंने इनका समर्थन किया, क्योंकि ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले दलित समाज उत्थान के बड़े नेता थे। ऐसे में ये समझ सकते थे कि क्यों आखिर रमाबाई ने हिंदू धर्म छोड़ा होगा और क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया होगा। लेकिन बाकी जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, बाकी जो रूढ़िवादी लोग थे, उन लोगों ने इनका विरोध किया। जल्दी उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए चेल्टनहैम वीमेंस कॉलेज में दाखिला लिया और आगे जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। चेल्टनहैम में उन्होंने अंग्रेजी पुरुषों को पढ़ाने का अवसर मिला, तो चर्च के अधिकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि एक महिला कैसे पढ़ाएगी भाई एक पुरुष को। यानी कि अब इनका सामना क्रिश्चियनिटी से वास्तव में होगा। शुरुआत में तो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर लेंगी, फिर आगे की पढ़ाई करेंगी, फिर अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए इनको मौका मिलेगा और जब वे पुरुषों को
अंग्रेजी भाषा सिखाएंगी, तो क्रिश्चियनिटी में जो बड़े बड़े पादरी होंगे, बड़े बड़े जो बिशप होंगे, ये लोग विरोध करेंगे कि एक महिला इंग्लिश क्यों सिखाएगी, पुरुष इंग्लिश सिखाएगा। यानी कि यहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति कैसी थी, दयनीय थी। यहाँ पर भी महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं मिले। जब ये चीज़ें देखी पंडिता रमाबाई ने, तो उन्होंने कहा मोह ईसाई धर्म से भी खिन्न हो गया। उनका मानना था ईसाई धर्म में भी क्या है, सीमितवाद है, यहाँ पर भी चीज़ें वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। आगे चलकर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि वो उपनिवेश विरोधी हैं, वो नस्लीय विरोधी हैं, उनके अंदर अहंकार है, विश्वास की उनके अंदर कमी है, क्योंकि उन्होंने भारतीय पोशाक को पहनना जारी रखा, वो शाकाहारी बनी रही, जबकि क्रिश्चियनिटी ये कहती है आपको मांसाहारी बनना पड़ेगा, आपको वेस्टर्न कपड़े पहनने पड़ेंगे, और ये सब चीज़ों के लिए मना उन्होंने कर दिया। उनकी जो वहाँ पर गुरु माँ थी जिसका नाम था जेरल्डीन, उसने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियों में से एक जिससे हम ये आशा रखते थे कि वो ईश्वरीय प्रकाश की ओर बढ़ेगी, लेकिन उसने ना अपना अंधकार खुद चुन लिया। यानी कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी के जब आदर्शों को फॉलो नहीं किया तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया वो तो प्रवेश विरोधी हैं, इनके अंदर तो विश्वास की कमी है, ये तो अपने कार्यों के लिए बनी नहीं है। और ये तक कह दिया कि अगर वो वापस हिंदू धर्म में वापस जाती हैं तो अंधकार की दुनिया में वो प्रवेश कर जाएंगी। तो इस टाइप से जब उनका क्रिश्चियनिटी से आमना सामना होता है, अगर हम पंडित रमाबाई की बात करें, वो ये चाहती थी कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें तो आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कीजिए, धर्म फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति की काया को पूरी तरीके से पलट दिया जाए। जो बंदा वेजिटेरियन है उसे वेजिटेरियन रहने दिया जाए, उसे मांसाहार की ओर क्यों प्रवर्तित किया जाए। उन्होंने कहा अगर मैंने क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रखी है तो मैं एक क्रॉस पहनूंगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुझे अंदर से ही पूरी तरीके से बदल दें। उनने यह कहा भी, मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर, कि भारतीय धर्मांतरित लोगों को, यानी कि जिन लोगों ने भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रखा है, उन्हें एक क्रॉस पहनना चाहिए और उस पर संस्कृत में लिखे शिलालेख होने चाहिए। यानी कि अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने पहनावे को बदलना नहीं चाहती हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई जो है वो धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ है, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं है। ये पूरे जीवन भर यीशु को अपने गुरु मानेंगी, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेंगी, लेकिन क्रिश्चियनिटी के जो आडंबर है, जो अंधविश्वास है, उन्हें फॉलो नहीं करेंगी। आगे हम संयुक्त राज्य अमेरिका में रमाबाई का क्या प्रयास रहा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, रमाबाई इंग्लैंड में 4 साल रहती हैं और उसके बाद वो चली जाती हैं अमेरिका। अमेरिका के मेडिकल कॉलेज होगा वहाँ पर एक, वहाँ से उन्हें निमंत्रण मिलेगा, जिसके बाद वो संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा में जाएंगी। वहाँ रमाबाई अपनी चचेरी बहन आनंदीबाई जोशी के साथ जाएंगी। आनंदीबाई जोशी की बात की जाए तो वो डॉक्टर बनने के लिए यूएस से जाएंगी, और वही उन्हें यहाँ पर रमाबाई को भी लेकर आएगी। यानी कि जो रमाबाई की चचेरी बहन है आनंदीबाई जोशी, ये ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका जाएंगी, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाएंगी, और वहीं से वो आमंत्रण देंगी किसको, पंडिता रमाबाई को। और पंडिता रमाबाई इसीलिए कहाँ चली जाएंगी, अमेरिका। अमेरिकी यात्रा ही उन्हें वास्तव में एक सोशल वर्कर बनाएंगी, एक शिक्षाविद बनाएगी और एक मिशनरी बनने के लिए प्रेरित करेगी। यानी कि अगर ये अमेरिका की यात्रा के लिए नहीं जाती तो शायद ये सोशल वर्कर नहीं बन पाती, क्योंकि जब ये अमेरिका की यात्रा के लिए जाएंगी तब ये देखेंगी कि अमेरिका के लोग कितने ज़्यादा स्वतंत्र हैं। वास्तव में अमेरिका के लोग ही हैं जो सोशल वर्क के प्रति अपनी भावना रखते हैं, जबकि इंग्लैंड के लोग तो ढकोसलेबाजी करते हैं, दिखावा करते हैं। तो अमेरिकी यात्रा के दौरान वो एक कार्यकर्ता बनकर उभरेंगी, एक शिक्षाविद बनकर उभरेंगी और एक मिशनरी बनने के लिए प्रेरित होंगी। आज़ादी के बाद अमेरिकी जो आकर्षण था उसका ध्यान वो आकर्षित करेंगी, क्योंकि अमेरिकन वहाँ पर क्रांति हुई थी और उसके बाद वहाँ के लोगों की जो स्वतंत्रता का नज़रिया था वो एक अलग प्रकार से था। दिसंबर 1887 की बात है, बॉस्टन में अमेरिकन रमाबाई एसोसिएशन का गठन किया जाएगा और बाद में सैन फ्रांसिस्को में एक सहायक कंपनी भी खोली जाएगी। ये एसोसिएशन 10 साल के लिए हिंदू विधवाओं के लिए धर्मनिरपेक्ष रूप से धन जुटाएगा और उनके लिए कार्य करेगा। यहीं पर एक किताब लिखेगी पंडित रमाबाई जिसका नाम होगा द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमन। इस किताब के माध्यम से जो उच्च जाति की महिलाएं थी भारत में, उनकी स्थिति पर विचार किया जाएगा। आगे चैप्टर में रमाबाई की संस्थागत प्रक्रिया के बारे में, सक्रियता के बारे में बताया गया है। तो देखिए, जो चीज़ें अब तक हमने चैप्टर में पढ़ी हैं वही चीज़ें शॉर्ट में यहाँ पर बताई जाएंगी कि जब वो अमेरिका से अपने प्रवास के बाद भारत में लौटेंगी तो बहुत सारी चीज़ों से प्रेरित हो जाएंगी। वो देख लेंगे किस प्रकार से एक सोसाइटी का गठन करके हम समाज में महिलाओं की स्थिति को उच्च स्तर पर ले आ सकते हैं। तो 1889 में वो शारदा सदन की स्थापना करेंगी, जो कि विद्या की देवी का घर होगा। शारदा जो कि सरस्वती माँ का एक पर्यायवाची रूप है, वो विशेष रूप से विधवाओं के लिए कार्य करेंगी। मुंबई की चौपाटी में इस संस्था की स्थापना की जाएगी। रानाडे, भंडारकर और तेलंग जैसे जो सोशल वर्कर हैं वो पूरे दिल से इसके लिए समर्थन करेंगे, लेकिन वहीं बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करेंगे। ये एक ऐसा संगठन होगा जो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देगा, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देगा, इवन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात करेगा। केसरी जैसा जो पत्रकार था, केसरी जैसा जो अखबार था,
उसने जहाँ पहले रमाबाई की आलोचना करी, वही अब रमाबाई का पहले उसने जहाँ मजाक उड़ाया था, तो वहीं अब वो उनके प्रयासों की सराहना कर रहा है। शारदा सदन की पहली शिष्या थी गोदूबाई, जिन्हें बाद में आनंदीबाई का नाम दिया गया, और उनकी शादी ढोंडो केशव कर्वे। ढोंडो केशव कर्वे की बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा नाम होगा, जिनके बारे में आगे चर्चा की भी जाएगी। हालांकि रमाबाई ने कभी भी विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए काम नहीं किया। सदन के सामने जब भी आप किसी सोसाइटी को चलाओगे, तो उस सोसाइटी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसके लिए पैसा कहाँ से लाया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसी वजह से ये आगे चलकर पुणे स्थापित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर योगदान नहीं देंगे, तो इसलिए इन्हें ये सोसाइटी पुणे ले जानी पड़ेगी। इस कदम से जो रूढ़िवादी ब्राह्मण की कम्युनिटी थी, वो चीज़ें सुनिश्चित करेंगी। सदन को पुणे स्थानांतरित करने के रमाबाई के फैसले के परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग उनका विरोध करेंगे। सदन पर आरोप लगाए जाएंगे कि पंडिता रमाबाई सदन के माध्यम से क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रही हैं, हिंदू धर्म को खत्म कर रही हैं। तो देखिए, एक सोशल वर्कर के सामने ये समस्याएं आती हैं, उसे उसके धर्म के नाम से, उसकी जाति के नाम से भारत में जाना जाता है। तो पंडिता रमाबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रखा था, तो इन पे आरोप लगे कि ये सोसाइटी के माध्यम से कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना चाहती हैं और भारतीय महिलाओं का पथभ्रष्ट कर रही हैं। तो ऐसे में जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज था, जो रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज था, उसने कहीं ना कहीं इस पर यह आरोप लगाया, जिसकी वजह से आगे चलकर एक कमेटी भी बैठी। हालांकि कमेटी जब बैठी तो उसने निर्णय लिया कि रमाबाई का जो है ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं है। आगे चलकर बॉस्टन रमाबाई एसोसिएशन द्वारा हुए जो नुकसान था उसे भी ठीक नहीं कर पाया, लेकिन रमाबाई निर्दोष सिद्ध हो गई। यानी कि जो उतना नुकसान हुआ, वित्तीय नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, उन चीज़ों की भरपाई तो नहीं हुई, लेकिन रमाबाई निर्दोष सिद्ध हो गई कि भैया इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से हिंदू धर्म को ठेस पहुँचती हो। आगे चलकर इस एसोसिएशन का नाम बदलकर रमाबाई मुक्ति मिशन कर दिया गया। तो कुल मिलाकर जो इनके मिशन का उद्देश्य होगा, ये स्त्री शिक्षा में सुधार के लिए होगा। आपको बस ये नाम याद रखना है और बाकी चीज़ें वैसे की वैसी लिख देनी है। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो यही लिखी हैं जो हमने पहले से ही बात कर ली है, कि वो भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात करेंगी। भारतीय शिक्षा में उनके योगदान की वजह से उन्हें केसरे हिंद की पदवी दी जाएगी, जो कि उस समय का एक बहुत बड़ा सम्मान होगा। यानी कि ब्रिटिश द्वारा पंडित रमाबाई को जो है केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। क्यों? क्योंकि भारतीय शिक्षा में जो उनका योगदान था। आगे चैप्टर में लास्ट पैराग्राफ है कि नारीवादी चिंतन में रमाबाई का क्या योगदान है। तो नारीवादी चिंतन में रमाबाई का योगदान ये है कि वो एक तो शिक्षा को बढ़ावा देंगी, बाल विवाह का विरोध करेंगी। हालांकि विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने आवाज़ें नहीं उठाई हैं, इसके लिए वो लगातार किताबें भी लिखेंगी और साहित्यों के माध्यम से अपनी आवाज़ें उठाएंगी। यही सारी चर्चा इस पैराग्राफ में की गई है, जो कि अब तक हमने पढ़ लिया है। तो रमाबाई के जो बचपन के अनुभव थे, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, किस प्रकार से महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता है, और ऐसे में उनके पिता द्वारा जो उन्हें संस्कृत भाषा की शिक्षा दी गई, शास्त्रों की शिक्षा दी गई, इसकी वजह से उनका जो दृष्टिकोण था वो उदार हो गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ेंगी। रमाबाई जो संस्कृत में एक विद्वान थी, पंडिता की उन्हें उपाधि मिली, निचली जाति के व्यक्ति से उन्होंने विवाह किया, अपने धर्म का विद्रोह किया और बहादुरी से ईसाई धर्म को उन्होंने फॉलो किया। हिंदू धर्म में पाई जाने वाली जो कुरीतियाँ थीं, जो लिंग भेद थे, इसी की वजह से इन्होंने विद्रोह करने पर मजबूर हुई। यानी कि कोई बंदा अगर कोई चीज़ छोड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा समस्याओं के बाद ही वो चीज़ों को छोड़ता है। रमाबाई का ध्यान हमेशा महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं के प्रति रहा। उन्होंने पितृसत्तात्मक समाज का विरोध किया, उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का विरोध किया। इसके लिए उन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमन, इसके बारे में उन्होंने चर्चा करी। उन्होंने उन महिलाओं के लिए भी कार्य किया जो निसंतान थीं, या फिर जिनकी बेटियां थीं, या फिर जो विधवाएं थीं, जिन्हें समाज में निम्न व्यवहार का सामना करना पड़ता था। द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन के माध्यम से उन्होंने उच्च जाति की जो विधवाएं थीं, उनकी दयनीय स्थिति को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से बड़े बड़े महलों के अंदर महिलाओं का शोषण किया जाता है। पंडिता रमाबाई की बात की जाए तो द हाई कास्ट ऑफ जो वुमन थी, उन्होंने किस प्रकार से अगर लिखा है तो पक्का उन्हें ब्राह्मणवादी समाज का विरोध भी झेलना पड़ा होगा। रमाबाई नारीवादी प्रवचन को मराठी भाषा में भी लिखेंगी, स्त्री धर्म नीति को भी बढ़ावा देंगी। हालांकि स्त्री धर्म नीति को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस वाली किताब में उन्होंने ना पुरुषवादी सोच का समर्थन किया है। उनका ये मानना है कि महिलाओं को शिक्षित और अच्छी पत्नी बनना चाहिए। तो इसी वजह से जो ये किताब है कहीं ना कहीं नारीवाद का बड़ा विरोध करती है। लेकिन जब उनकी नई किताब आती है क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, तो लोग कहते हैं हाँ ये नारीवादी किताब होगी। यानी कि जो इनकी ये वाली किताब थी कौन सी, स्त्री धर्म नीति, तो स्त्री धर्म नीति में ये महिलाओं की भूमिका एक अच्छी पत्नी के रूप में रखेंगी, तो जो कि नारीवादियों के खिलाफ है। लेकिन जो इनकी किताब ये वाली होगी क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, इसमें ये बड़े पैमाने पर महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करेंगी, नारीवादी अभिव्यक्ति की बात करेंगी, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार की बात करेंगी,
तो इससे पता चलता है कि इनका जो योगदान था वो महिलाओं के प्रति था और ये एक नारीवादी विचारक थी। चैप्टर की जो चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। क्वेश्चन पेपर में जो आना चाहिए वो यही आना चाहिए कि नारीवादी चिंतन में रमाबाई का योगदान बताइए। तो सबसे पहले इसका प्रारंभिक जीवन बताएंगे आप और इनके ऊपर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा ये चीज़ें बताओगे आप। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है और चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।